तो आज है हमारे साथ मेरे प्रिय मित्र संपत सारस्वत। और जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, संपत जी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे संपत जी। और मैं इनको बचपन से जानता हूं, मेरे बचपन के दोस्त है ये इंडिया से। और हमने स्कूलिंग साथ में ही करी थी, जिन जिन लोगों को नहीं पता। और मेरे लिए बहुत मतलब एक प्राउड की बात है कि मैं आज इनसे लाइव बात कर रहा हूँ। तो भाई संपत, ये तो अभी अपन रिकॉर्ड कर रहे थे, तो अपन तो अपनी वही पुरानी जैसे अपन बात करते थे वैसे ही करेंगे, ज्यादा फॉर्मल नहीं होंगे। तो थोड़ा सा संपत, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि आप क्या करते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आपने अभी काफी टाइम से आप पॉलिटिक्स के अंदर हो और सोशल वर्क भी कर रहे हो। और मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा कि क्या क्या आपने काम करें, क्या क्या आपने अचीवमेंट करें। मेरे लिए डेफिनेटली एक प्राउड की बात है कि मेरा मित्र इंडिया में इतने बड़े लेवल पे आज पहुंच चुका है। तो संपत जी, पहले से थोड़ा सा आप बताएं कि अभी आप क्या कर रहे हैं और क्या आगे करने का सोच रहे हैं। नमस्कार। मैं संपत सारस्वत और कहने को मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, सोशल एक्टिविस्ट हूं। और किस प्रकार से वर्तमान में जो सरकार है और भारत के राष्ट्र के विकास के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकता हूं, इस तरह का प्रयास रहता है। लोगों को जागरूक करना और राष्ट्रवाद पे कार्य करना, नेशनलिज्म के ऊपर काम करना। मेन फोकस जो है वो मेरा और हमारी पूरी टीम का ये रहता है कि राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देते हुए किस प्रकार से हम देश सबसे पहले है इस नीति को लागू करवा सकें। और जितनी भी वामपंथी विचारधाराएं या लेफ्टिस्ट की जो सोच है, जो देश को खंडित करने का प्रयास कर रही है, ऐसी तमाम सोच को एक्सपोज करके वास्तविकता को सबके सामने लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और जिन जिन लोग को नहीं पता, हमारे संपत जी नरेंद्र मोदी के बहुत मतलब करीबी रह चुके हैं और उनसे मिलते भी रहते हैं। तो संपत जी, मैं आपसे जी। कुछ प्रश्न करना चाहूंगा और आपके कुछ व्यूज लेना चाहूंगा। और मुझे भी मेरे लाइफ में काफी एक्सपीरियंस मिला है आपसे। और कभी भी अगर मुझे कुछ गाइडेंस चाहिए होती है तो मैं हमेशा आपको फोन करके कुछ गाइडेंस देता हूँ। तो मेरे लाइफ के अंदर आपका भी बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब जो है मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए भी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। क्योंकि आज का जो यूथ है, आज का जो जनरेशन है, वो जनरेशन इतना कंफ्यूज हो चुका है कि उनको अभी तक ये डिसाइड करने में टाइम लग रहा है कि उनको किस पहली बात में क्या एजुकेशन उनको लेनी चाहिए, क्या वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए। और दूसरी चीज कि आज हमारे भारत के अंदर मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको वो सब चीजें अवेलेबल नहीं मिल पा रही है इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड ऑल। लेकिन आज अगर उनकी एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए, अगर कोई बंदा 12वीं पास है या कोई फर्स्ट ईयर में है और एक कोई बंदा एमबीए कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है, कोई बंदा इंजीनियर है, तो हमारी सरकार कुछ ऐसा कुछ एक सिस्टम बना रही है कि भाई एक इंजीनियर को एक सेट सैलरी दी जाए और जो लोग थोड़े से ट्रेड के अंदर हैं उनकी एक सेट सैलरी दी जाए। कुछ ऐसा चल रहा है या फिर मतलब बिल्कुल यही चलता रहेगा पैटर्न कि भाई सैलरी सबको ही एक ही समान देखा जाएगा। मेन क्या है सानू, जब इस प्रकार का विषय, जब युवाओं का विषय है, यूथ का विषय है, तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमारा देश युवाओं का देश है। क्योंकि जिस देश में 75% से ज्यादा युवा जो है, वो जिस देश में रहते हो, वो देश युवाओं का देश है। लेकिन इस यूथ के पीछे की जो सबसे बड़ी जो चीज सोचने जैसी है, वो ये है कि क्या वास्तव में इस देश के अंदर योग्यताओं के साथ न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग्यताओं के साथ कुछ हद तक इस देश के अंदर खिलवाड़ हो रहा है। और वो किस तरह से हो रहा है कि एक व्यक्ति जब अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, कैसे भी करके पैसा खर्च करके, एक मध्यम हर हर व्यक्ति चाहता है कि अपने अपने अपनी जनरेशन को, अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले, और उसके लिए वो सब कुछ दांव में लगा देता है। क्योंकि हमारा देश जो है वो भावनाओं का देश है, और हम हमारी भावी जनरेशन को, अगली पीढ़ी को खड़ी करने के लिए खुद को भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है इस देश के अंदर कि जब सब कुछ खर्च करके, सब कुछ इन्वेस्ट करके, और किसी एक अच्छी इंस्टीट्यूट के अंदर जब शिक्षा ग्रहण की जाती है और योग्यवान बनाया जाता है, उसके बाद जो मेन अड़चन आती है वो इस देश के अंदर जो आती है वो है पॉलिसी मैटर। और वो पॉलिसी केवल, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुछ कुछ कैटेगरीज जो हैं वो
केवल यूथ को इफेक्ट कर रही है। बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज है जो यूथ के साथ साथ, यूथ अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब व्यापार करता है या नौकरी करता है या किसी भी प्रोफेशनलिज्म में जब जाता है, तो वो सारी पॉलिसी उसको तकलीफ देती है। अब जैसे ही शिक्षा पूरी होती है, एजुकेशन कंप्लीट होती है, कंप्लीट होते ही जब जॉब के लिए बंदा बाहर निकलता है और बाहर के जो प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म पे जाके पता चलता है कि वहां पर परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो पॉलिसी है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी। आरक्षण की जो मूलभूत पॉलिसी तैयार की गई है संविधान को ध्यान में रखते हुए, ये सच में इस देश को जर्जर कर रही है, खोखला कर रही है। सबसे पहला स्टेप जो है वो यहीं से शुरू होता है। इस रिजर्वेशन पॉलिसी में जब तक हिंदुस्तान में बदलाव नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की तमाम योग्यताओं के साथ अन्याय होता रहेगा। और वो अन्याय असर करेगा, माइग्रेशन को बढ़ावा देगा कि यहां से योग्यताएं जो है वो पलायन करेगी और दूसरे देश में विकास के नए रास्ते ढूंढेगी। क्योंकि वो योग्य है, वो ये सहन नहीं कर सकता कि -5% वाला व्यक्ति उसका बॉस बने और वो उसके लिए प्यून का काम करे। क्योंकि उनके लिए जो 95%, 90% वाले व्यक्ति के लिए जो जॉब खाली रहेगी, वो प्यून के स्तर की जॉब खाली रहेगी, एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क के टाइप की पोस्ट खाली रहेगी। और उसी के साथ पढ़ने वाला व्यक्ति उसका बॉस बनकर बैठा है, जिसके मार्क्स मुश्किल से 15%, 10%, 5% या माइनस में भी हो। मैं बताना चाहता हूं कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियां, सबसे बड़ी अगर जर्जरता अगर देखने को मिलेगी, लूप होल अगर देखने को मिलेगा, तो एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर रहेगा। फिर अगर कोई व्यक्ति बढ़ चढ़कर इन सारी बाधाओं को पार करके अगर कोई नौकरी हासिल कर लेता है या कोई व्यापार कर लेता है, तो हमें सबसे बड़ी पॉलिसी जो तकलीफ देती है वो है मॉनेटरियल पॉलिसी। इस देश के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकारों के पास राज्यों की सरकारें बनाने का समय है, लेकिन इसी 75% युवाओं के इस देश में यूथ के बारे में सोचने के लिए सरकारों के पास समय नहीं है। मैं आपको बड़े खेद के साथ आज इस चर्चा में कह देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार और वर्तमान राजनीतिक हुक्मरानों को यह तो पता है कि राजस्थान की सत्ता कब गिरानी है, राजस्थान की सत्ता में कब दखल देना है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र की सत्ता में कब दखल देना है, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है किसी प्रदेश में कॉन्ट्रेक्चुअल संविदा के रूप में काम करने वाले योग्यवान लड़कों के लिए जॉब की क्या योजना सरकार बना रही है या जॉब क्रिएट कैसे कर रही है, जॉब क्रिएट को लेकर एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक नीति आयोग के अलावा मैंने किसी एजेंसी को इन सब के ऊपर सर्वे करते हुए या कार्य करते हुए नहीं देखा। और नीति आयोग के भी हाथ बंधे हुए हैं। नीति आयोग ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री कार्यालय या गृह मंत्रालय तक रिपोर्ट पेश कर सकती है कि आज की डेट में इस देश में इतना प्रतिशत बेरोजगारी है या इतने युवा जो है वो दुखी होकर दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। रिपोर्ट के अलावा नीति आयोग किसी भी नियम को लागू नहीं कर सकती। लागू होने की प्रक्रिया हमारे संविधान के हिसाब से कैबिनेट में पास होता है, पार्लियामेंट में पास होता है और पार्लियामेंट में पास होने के बाद में राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद में तब जाकर वो जो कानून है वो पास होता है। तब तक कम से कम 2-3 साल लग चुके होते हैं या हो सकता है कि पूरा 5 साल का सत्र भी निकल जाए। तो मैं आज इस चर्चा के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर बहुत सारी पॉलिसियों के अंदर बदलाव करने की जरूरत है। अगर बदलाव नहीं किया तो आने वाला भावी भविष्य वाकई बहुत चिंताजनक होगा, क्योंकि इस देश में से तमाम योग्यवान जो है वो यहाँ से पलायन करके विदेशों में अपनी योग्यता के हिसाब से, अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से नौकरियां ढूंढ चुके होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही कहूंगा मेरे भाई, अभी क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि मैंने जो चैनल स्टार्ट किया है, मेरे पास काफी रिज्यूमे भेजते हैं लोग। ज्यादातर जो लोग रिज्यूमे भेजते हैं वो इंडिया से आते हैं। काफी लोग इंजीनियर्स हैं, काफी अच्छी अच्छी पोजीशन में हैं, जो लोग जॉब लेना चाहते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा भी सिस्टम है जिसमें वो परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं या फिर यहाँ पे पढ़ाई के लिए भी आ सकते हैं। तो ऐसी कई रिक्वेस्ट आ रही है। तो मेरे को एक तरफ तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और एक तरफ मुझे ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि आप तो जो है इंडिया से लोगों को बाहर भेजने में मदद कर रहे हो और हमारा जो डेवलपमेंट है फिर कौन देखेगा, तो इंडिया के लिए क्यों नहीं सोच रहे, आप इंडियन हो, इंडिया के लिए सोचो। तो उसके बारे में आपका क्या सोच है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या क्या मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे ये करते रहना चाहिए? अगर आप किसी योग्यवान व्यक्ति को, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितनी इंक्वायरीज आपके पास आ रही है उन इंक्वायरीज में उनकी मार्कशीट मंगवा के देखना, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके नंबर जो रहेंगे वो 75-80% से ज्यादा नंबर रहेंगे।
इसका बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये तो तय इंजीनियर है हो भाई, गया। भाई सारे सारे इंजीनियर्स हैं, सारे के सारे अच्छी अच्छी उनके पास एजुकेशन है, इंग्लिश वगैरह सब उनका बिल्कुल एक नंबर है, और सब कुछ मतलब अच्छे एक्सपीरियंस बंदे हैं, लेकिन वो उनको उनकी सैलरी नहीं मिल पा रही है। मतलब 15-15 हजार की नौकरी के लिए भी वो आज दर दर जो है ठोकरे खा रहे हैं। इससे ये तो तय हो गया कि यानी योग्यवान एक 80% और 85% या 90% के व्यक्ति को अगर इस देश में जॉब नहीं है, और 35%, 30%, 25%, -5% वाले को जॉब है, यानी ये एक चीज तो तय है कि इस देश के अंदर मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अगर ऐसे व्यक्तियों को आप गाइड करके, मार्गदर्शन देकर अगर कहीं जॉब उसकी योग्यता के हिसाब से लगवा रहे हो, तो मैं सबसे पहले तो आपको सैल्यूट करना चाहूंगा कि आप वास्तव में मानवता की सच्ची सेवा कर रहे हो। ह्यूमैनिटी की इससे ज्यादा सर्विस कोई नहीं दे सकता, कोई भी ह्यूमैनिटी को इस प्रकार से सर्व नहीं कर सकता कि एक योग्यता के हिसाब से उसको जॉब प्रोफाइल ऑफर करता हो। लेकिन वो कोई बुरी बात नहीं है, वो इसलिए बुरी बात नहीं है क्योंकि इसी देश में, आपको मैं बताऊंगा और आपको बहुत बड़ा अचरज होगा कि इसी देश में राजनेताओं से लेकर तमाम ऐसे लोग विदेशों में भेजने के नाम पर, परमानेंट वीजा दिलवाने के नाम पर, एजुकेशन वीजा दिलवाने के नाम पर, ग्रीन कार्ड दिलवाने के नाम पर, इसी देश हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों रुपए की ठगी मंथली होती है, महीने की, सालाना नहीं, मैं मंथली बता रहा हूं, भाई महीने की उनके करोड़ों बच्चे रुपए यहाँ की पढ़ ठगी रहे हैं, होती है। भाई उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, और कितने तो वो हाँ, जो वहां पे आते हैं ना कि भाई आप जो कह रहे हो कास्ट वगैरह, जो लोअर कास्ट और ये जब शेड्यूल कास्ट वगैरह, उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं भाई, कनाडा के अंदर, मैं कह रहा हूं कनाडा, ना, यूएस, एक ऑस्ट्रेलिया। जातिगत आरक्षण का जातीय कार्ड दिखाकर पिछले 75 सालों से इस देश का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, और 1 रुपए किलो की, 1.5 रुपए किलो की गेहूं सब्सिडाइज्ड खरीद रहे हैं कि हम इस विशेष जाति में जन्म लिए हैं, और उनके बच्चे आपको कनाडा, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या पता नहीं कहां कहां पढ़ते हुए मिल जाएंगे, और लाखों रुपए की फीस वहां पर वो पे करते हैं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। आप एक सेकंड के लिए भी मन में ये विचार मत लाइएगा कि आप देश की योग्यताओं को देश छोड़ने को कह रहे हैं, तो आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं। मैं आपके इस जज्बे को और आपकी इस मेहनत को सलाम करता हूं कि कम से कम थैंक यू, थैंक यू। योग्यवान लड़कों के लिए कोई तो सोच रहा है। आप बाहर बिल्कुल जाकर बिल्कुल। भी अगर हिंदुस्तान के किसी जरूरतमंद लड़के के लिए सोच रहे हो, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि पॉलिटिक्स जो है वो अंतिम राह है किसी भी युवा के लिए। आज अगर मैं कहीं ना कहीं पॉलिटिकली एक्टिव हूं, तो जरूर मुझे कहीं ना कहीं कार्य करने का मौका मेरी योग्यता के हिसाब से नहीं मिला होगा। यूनिवर्सिटी टॉपर होने के बाद भी अगर मुझे राजनीति की दखल अंदाजी करनी पड़ रही है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो कुछ अच्छा करे, अच्छे करने के लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन जब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जातीय आरक्षण के आधार पर वो रास्ते बंद हो जाते हैं, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट ना होने की वजह से वो जब रास्ते बंद हो जाते हैं, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस ना होने की वजह से जब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो कोई रास्ता अपनाता है। और वही रास्ता मैंने अपनाया कि मैं यही कहूंगा कि मैंने खुद एक इस तरह का सेटअप तैयार करने का प्रयास किया कि क्यों ना मैं भी कुछ मदद कर सकूं। और मैं आज खुश हूं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं अब मुझे भी मौका मिलेगा कि मेरे आसपास और मेरे साथ रहने वाले लोगों को मैं आपके आधार पर उनको मार्गदर्शन दे पाऊंगा, उनको गाइड कर पाऊंगा, ताकि क्या पता भविष्य में मेरे माध्यम से आपके पास भी 10, 5, 25 लोग पहुंच जाएं। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सुना था आप भी इस चीज में इंटरेस्ट ले रहे थे। मुझे जहां तक लग रहा है कि आप एक अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग का इंस्टीट्यूट सूरत गुजरात में खोलने का आपका प्लान है, और जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पे, जितने भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, आप मेरे हिसाब से ऑलरेडी इस लाइन में थे पहले। आपका खुद का एक इंस्टीट्यूट था काफी टाइम जी, पहले, और काफी नाम जी, किया था आपने उसमें, और अभी आप वापस से उसको पूरा रिनोवेट करके वापस से आप सूरत गुजरात में आप कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपके जैसा सच्चा इंसान, और जो कि इतना ज्यादा एक्टिव है इन सब चीजों में, सोशल वर्क में, तो डेफिनेटली लोग आएंगे, आपसे जुड़ेंगे। तो कब तक लग रहा है आपको कि जो आपका ये जो सेंटर है, स्पेशली जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो आप सेंटर खोलने का सोच रहे हो, कब तक आपको लग रहा है कि आप इसको खोल सकते हैं? कोरोना को लेकर थोड़ा गैप आ गया, वरना ये चीज जो है, नया सत्र 1 अप्रैल 2020 से ही शुरू हो जाता। युवा यहाँ रहेंगे, सजग रहेंगे, कुछ समय के लिए अगर विदेश जाएंगे भी कमाई करने के लिए, लेकिन वापस यहाँ आकर उसी पैसे से यहाँ व्यापार करेंगे और नौकरी और एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेंगे, तो निश्चित रूप से इस देश को, इस हिंदुस्तान को
वापस सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। मैं आपके जज्बे को सल्यूट करता हूँ मेरे भाई, मेरे संपत। और मैं अभी दोबारा कहूंगा कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ जब मैं आपको देखता हूँ, और जब आप वहाँ पे अपने जो भी आपके सेमिनार्स वगैरह पे आपको देखता हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे बचपन का दोस्त संपत, जिसके साथ मैं पढ़ाई करी थी और हम लोग, हमारा जो बचपन निकला था और आज इतने बड़े लेवल तक पहुंच चुका है। मैं यही कहूंगा जल्दी से जल्दी आपका जो सेंटर है सूरत गुजरात में आप ओपन करें, और ऐसा आप सेंटर ओपन करें जिसमें ना सिर्फ सूरत गुजरात में, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, वहां पे सब लोग जैसे ऑनलाइन आपसे कनेक्ट हो सके। मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक सूरत गुजरात के लोगों की हेल्प करें, आप बाकी के जो लोग हैं जो आपसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इस इंस्टीट्यूट में हैं, एक्सपीरियंस था आपको, तो आप ज्यादा समझते हैं, मुझे इतना नहीं पता होगा। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको रखते हैं। और मैं डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हूँ अभी कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं एटलीस्ट उनको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा भाई कि आप सबके सहयोग की वजह से ये एक छोटा सा संपत सारस्वत जो है वो अपनी एक पहचान बना पाया, और आप सब के सहयोग और मेरे जैसे हम साथ में रहे हैं, उठे बैठे हैं, और हमने एक जीवन का एक सबसे जो बेहतरीन जो पल जो था, बचपन जो था, वो हमने साथ बिताया है। तो निश्चित रूप से हम पहले से बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, और पूरा प्रयास रहेगा कि युवाओं को न्याय मिले, और मेरे माध्यम से ज्यादा योग्यवान लड़के अगर विदेश जाते हैं और वहां से पैसा कमाकर वापस हिंदुस्तान में आकर किसी भी प्रकार से विनिवेश, जिसको री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, अगर करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और उस दिन हम ये समझेंगे कि आज की हमारी ये चर्चा और हमारी मेहनत जो है वो कारगर साबित हुई। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हिंदुस्तान के ज्यादा से ज्यादा जगहों पर लोगों तक हम पहुंच सके, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इस कोरोना के बाद और ज्यादा बढ़ने वाला है, और पूरा प्रयास रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हों और उनको उनकी योग्यता के हिसाब से उन जगहों पर पहुंचाया जाए। थैंक यू वेरी मच, आपने जो टाइम दिया। और मैं जब भी डेफिनेटली जब इंडिया आऊंगा तो आपसे मिलेंगे, हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत टाइम हो गया, अभी ऑलमोस्ट शायद तीन से ज्यादा साल हो चुके हैं आपसे मिले हुए, क्योंकि आप सूरत गुजरात में रहते हो, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो कनेक्टिविटी हो नहीं पाती। लेकिन इस बार आप अगर सेंटर खोलोगे तो डेफिनेटली मैं आऊंगा वहां पे, और अपन साथ में वहां पे और डिस्कशन करेंगे। तो संपत, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, दिल से बहुत करीब है, मुझे कभी नहीं लगा कि हम दूर हैं, और मुझे हमेशा मुझे जब भी याद आती है मैं रात को भी फोन कर लेता हूं, और मेरा दोस्त, मेरा भाई मेरे लिए हमेशा तैयार है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे भी गर्व फील होता है कि कम से कम मानव हितार्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बेहतरीन काम अगर मेरा कोई दोस्त कर रहा है तो वो शानू नायर कर रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम व्यूअर से भी अपील करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर हो सकता है कि आपने काफी जगह थपेड़े खाए होंगे, लेकिन सच्चा व्यक्ति अगर हो सकता है आपको अभी तक ना मिला हो, और मेरे इस मित्र के माध्यम से निश्चित रूप से आप अपना मुकाम हासिल करेंगे, और आप अपना जीवन जो है उसको और ज्यादा विकासशील और प्रगतिशील बना पाएंगे। तो आप संपर्क करिएगा, मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरे भाई, मेरे मित्र से भी आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको सेटिस्फाई कर सके, संतुष्ट कर सके। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं एक और बार एक और नई वीडियो के साथ, कभी आपके साथ वीडियो और बनाएंगे। तो टेक केयर भाई, हैव अ नाइस डे। जी, थैंक यू।